नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक हमने पढ़ लिया है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहती है और इसकी जो एजम्पशंस हैं वो क्या है। आज की क्लास में पढ़ेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी मेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं और किस तरीके से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैसे हम इसको पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसकी मेरिट्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेरिट्स हैं, जो इसकी पहचान है वो क्या क्या है। तो सबसे पहली जो मेरिट है वो आती है इसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is a bell shaped distribution। जो इसकी सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, जो इसकी मेरिट है वो ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको अगर एक लाइन में अगर इसको रखें तो उसकी जो शेप बनती है वो शेप बनती है बेल शेप। ये जो एक एग्जांपल है ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल कि इसमें सभी जो वैल्यूज़ हैं वो एक ऐसे कर्व में बन जाती हैं जिसकी शेप होती है बेल टाइप। सेकेंड नंबर पे है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कोई भी, तो इसमें जो ये इसकी दोनों जो सिरे हैं, जो इसके लास्ट पॉइंट हैं, ये लास्ट पॉइंट जो होते हैं ये बेस से बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। यानी कि अगर बेस इस तरह से है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक कर्व आएगा वो ऐसे आने के बाद इसके इक्वालिटी में ऐसे चलता रहता है। ये कभी भी बेस को टच नहीं करता है। यानी कभी भी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी इसकी एक कर्व वाली वैल्यूज़ होंगी तो वो नीचे आने के बाद भी कभी भी उस बेस को टच नहीं करती हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें अनलिमिटेड वैल्यूज़ हैं। तो जब ये लिमिट में है ही नहीं तो ये कभी भी बेस को टच नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है इट्स ए यूनी एपेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए यूनी एपेक्स। यूनी एपेक्स का मतलब होता है कि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही मेन पॉइंट हो सकता है। यानी कि इसका जो एक सबसे हाई पॉइंट जो होगा वो एक ही होगा। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने ये बनाया है तो इसमें जो एक वैल्यू इस तरह से है, ये जो मेन पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा बीचों बीच। और इसमें अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको नहीं कह सकते जिसमें इस तरीके से दो या दो से ज़्यादा पॉइंट ऐसे आ रहे हैं। यानी इसमें एक ही पॉइंट हो सकता है जो मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अगर एक से ज़्यादा एपेक्स रखने वाले हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं तो उसे हम कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। यानी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता जिसमें एक से ज़्यादा यूनी एपेक्स वैल्यू होंगी। नंबर 4, इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यूज दैट इज़ एक्स बार, मीडियन एंड जेड। तो ये जो तीनों वैल्यू हैं ये सभी इस मेन पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होती हैं। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें जो इसका मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट पे एक्स बार इक्वल होगा मीडियन के और मीडियन इक्वल होगा जेड के। यानी कि तीनों वैल्यू इस मिड पॉइंट पे, इस एपेक्स वैल्यू पे हो जाती हैं इक्वल। तो उसने कहा है कि ऑल ऑफ सेंट्रल वैल्यूज आर इक्वल ऑन मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसका फोर्थ पॉइंट हो गया है। ये इसके लिए था, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। मेन पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर मीन एंड डिविएशन। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मेन पैरामीटर्स हैं वो मीन है और डिविएशन है। मेन पैरामीटर्स का होने का मतलब ये है कि अगर मीन और डिविएशन हमें पता हो तो हम पूरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ऑल वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इनमें से किसी एक का भी पता होगा तो हमें हेल्प मिल जाती है अपनी सभी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने कुछ मेन मेरिट्स को समझ लिया है। अब हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है उसको कैसे फाइंड किया जाएगा, या क्या इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप है सभी मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स के बीच में। मैथमेटिकल रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें सबसे पहले जो मैं बता चुका हूँ
एक्स बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जेड। सेकेंड नंबर पे है Q3 माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस Q1, यानी जो क्वार्टाइल्स हैं उनका मीडियन से जो डिफरेंस है, जो उनकी डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि Q3 से मीडियन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीडियन का मतलब होता है Q2, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 1 पार्ट होगा। ऐसे ही Q2 से Q1 को डिफरेंस करेंगे तो वो दोनों वैल्यू जो डिफरेंस में आएंगी वो डिफरेंस और वो दूसरा डिफरेंस दोनों इक्वल होंगे। नंबर 3, क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू प्रोबेबल एरर, यानी प्रोबेबल एरर और क्वार्टाइल डिविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा इक्वल होते हैं और वो वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन के, यानी इसको हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एच डी, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन के 2/3 के इक्वल होती है क्वार्टाइल डिविएशन की और प्रोबेबल एरर की दोनों की वैल्यू। जब भी हम क्वार्टाइल डिविएशन और प्रोबेबल एरर को कहते हैं कि वो इक्वल है तो वो इक्वल वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन के 2/3 के इक्वल होगी, यानी हम इसको कह सकते हैं QD इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डिविएशन। तो ये कंडीशन यहाँ बन सकती है और 2/3 ऑफ डिविएशन को हम कह सकते हैं 2/3 ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 0.6745। तो ये वैल्यू इतनी होती है 0.6745 कि 2/3 ऑफ डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 0.6745। तो यहाँ पे बात क्लियर हो चुकी है कि 0.6745 जो होगा वो इक्वल होगा क्वार्टाइल डिविएशन के और प्रोबेबल एरर के इक्वल हो जाने की वजह से उनकी वैल्यू हो जाती है 0.6745। तो यहीं पे हम ये भी कह सकते हैं QD इज इक्वल टू 0.6745 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, मीन डिविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिविएशन x बार इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ये बात भी यहाँ पे हम इसको नोट करके रखेंगे। और लास्ट है नंबर 5, क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू 0.8458 ऑफ मीन डिविएशन, यानी मीन डिविएशन का लगभग 0.8458 वैल्यू होती है क्वार्टाइल डिविएशन के इक्वल। अब हम समझते हैं इन सब के बाद, क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमने देख ली है, अब हम समझ लेते हैं कि इसमें एरिया रिलेशनशिप कैसे फाइंड की जाती है और कैसे इसमें कितने कितने लेवल पे कितने कितने परसेंट एरिया माना जाता है। सबसे पहले हम एक यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बिल्कुल मिड में हम इसको 2 पार्ट में कर देते हैं और यहाँ पे x बार होता है इक्वल किसके, z के और मीडियन के। तो यहाँ पे x बार, z और मीडियन तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वल होती हैं। तो ये हुआ है इसका मिड पॉइंट। लेफ्ट साइड में जो पार्ट है ये होता है नेगेटिव एरिया और राइट साइड में जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव एरिया होता है। इस पर मैं यहाँ लगा देता हूँ। इस तरीके से ये नेगेटिव एरिया हो जाता है और ये पॉजिटिव एरिया हो जाता है। अब इसके बाद इसमें यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ होती हैं जो मिड पॉइंट से, और मैंने जो एक इसमें पार्टीशन कर दिया है, तो ये जो हिस्सा है ये बीच में ये होता है 0.34134, ये नेगेटिविटी में है। और ऐसे ही ये सेम जो हिस्सा होगा इतना ही ये पॉजिटिविटी में आ जाता है 0.34134। और इस पूरे एरिया में जितना यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ये इतना, ये होता है लगभग 68.27%। यानी हमने इतने एरिया में पूरे पैरामीटर का लगभग 68.27 एरिया और यूनिट्स को कवर कर लिया है। और यहाँ पे जो हमने ये पॉइंट लगाया था इस तरीके से,
ये पॉइंट का नाम होता है, क्योंकि ये नेगेटिविटी में है तो ये हो जाता है एक्स बार माइनस डिविएशन, और यहाँ पे ये पॉजिटिविटी में है तो ये हो जाता है एक्स बार प्लस डिविएशन। अभी डिविएशन 1 है तो ये यहाँ पर तो आ जाएगा +1 और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसके बाद इसमें जो अगला पार्ट जो बनता है, जिसमें एरिया कवर हो जाता है 0.13591 नेगेटिविटी की तरफ हो जाता है, और इसी तरह से ये एरिया 0.13591 इतना एरिया पॉजिटिविटी की तरफ हो जाता है, और यहाँ पे बन जाती है वैल्यू नेगेटिविटी में एक्स बार -2 डिविएशन, और यहाँ पे पॉजिटिविटी में हो जाती है एक्स बार +2 डिविएशन। और इनको जब हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं तो इसमें एरिया कवर हो जाता है 95.45%। 95.5% इसको हम कह सकते हैं कि इतना एरिया इसमें कवर हो जाता है। वैल्यू बन जाती है -2 और यहाँ वैल्यू बन जाती है +2। यहाँ पे 0.0214 नेगेटिविटी में, और ऐसे ही यहाँ पे इसी तरह से पॉजिटिविटी में 0.0214 इतना एरिया यहाँ पे कवर हो जाता है। और हम इसको यहाँ पे कहते हैं एक्स बार -3 डिविएशन, और ये भी ऐसे ही एक्स बार +3 डिविएशन इस तरीके से बन जाता है। ये वैल्यू बन जाती है 99.73% एरिया इसमें कवर हो जाता है। तो एक्स बार -3 डिविएशन और एक्स बार +3 डिविएशन, इस बीच में पूरा एरिया जो ये है इसमें 99.73% एरिया कवर हो जाता है। इस तरीके से ये बन जाता है -3 और ये बन जाता है +3। इसमें 99.73% एरिया कवर हो जाता है। 100% एरिया कभी भी इसमें कवर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो इसमें दोनों पॉइंट हैं, एक इसका बेस पॉइंट और एक इसका पॉइंट जो यूनिट्स में या इस पूरे एरिया में इसका छोर है, इसका जो लास्ट पॉइंट है, तो ये कभी भी लास्ट नहीं हो सकता है। यानी ये दोनों के दोनों कभी भी आपस को टच नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी नीचे इस तरह से नहीं जा सकता है। तो जब तक ये नीचे नहीं जाएगा तब तक इसमें 100% यूनिट्स नहीं आएंगे। 99.73% एरिया कवर कर लिया जाता है, और उसी के बेस पे हम टोटल यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है, जो भी हमें फ्रिक्वेंसीज फाइंड करनी है, वो इसके बेस पे ही फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है। आज हमने जो इसका बेस है उसको क्लियर कर लिया है। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल पार्ट इसका किस तरीके से सोल्व करते हैं, और कैसे हम इसमें सभी कॉन्स्टेंट्स को और अलग अलग जो इसके वेरिएंट्स हैं उनको कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे उनके बेस पे हम एरिया को फाइंड करते हैं, कैसे हम फ्रिक्वेंसीज को फाइंड करते हैं।